हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये लॉकडाउन का जो समय चल रहा है, इसके अंदर आप सभी अपनी जो बुक्स हैं उनका अध्ययन कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से आप जो नई बातें हैं उनको सीख रहे होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको प्रॉपर वीडियो और जो वॉइस है वो प्रॉपर सुनाई दे रही है। ओके, तो कल हमने जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने न्यूमेरिकल्स किए थे। न्यूमेरिकल्स जो कि आपने मोलरता, नॉर्मलता, एक्स जो मोल भिन्न थी, या मोललता से संबंधित जो हमारे न्यूमेरिकल्स थे उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमारा जो नया टॉपिक है उसको अपने पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपकी है विलेयता, सोल्युबिलिटी जिसको अपने बोलते हैं। सबसे पहला आज का टॉपिक अपना है विलेयता, या इंग्लिश में बोलते हैं इसे सोल्युबिलिटी। विलेयता वास्तव में होती क्या है? विलेयता होती है कि किसी निश्चित जो ताप होता है उसके ऊपर विलायक की जो निश्चित मात्रा घुली रहती है, विलेय के अंदर विलायक की जो निश्चित मात्रा घुली रहती है उसे अपने उसके क्या कहेंगे? विलेयता कहते हैं। तो इस चीज को समझ लें। होगा क्या कि एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में, विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय के घुलने की प्रवृत्ति जो है वही क्या कहलाती है? उसकी विलेयता कहलाती है। कोई भी निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए पदार्थ की अधिकतम मात्रा ही, या विलेय की जो घुली हुई मात्रा है वही क्या कहलाएगी? उसकी विलेयता कहलाती है। पहले हमने विलयन का जो प्रकार किए थे वहां हमने पढ़ा था कि 3 टर्म हमने काम में ली थी: संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। इनको मैं पहले डिटेल में पढ़ा चुका हूं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन है वो वास्तव में विलयन के ही प्रकार हैं, और अति संतृप्त जो विलयन होता है वो वास्तव में विलयन कहलाने के लायक नहीं होता। कारण मैंने बताया था कि वो अधिकतम मात्रा विलेय की जो विलायक में घुल सकती है उससे भी अधिक उनके अंदर विलेय पदार्थ उपस्थित होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहां हम जो विलेयता की बात कर रहे हैं वो वास्तव में किसकी बात करना चाह रहे हैं? संतृप्त विलयन की बात करना चाह रही है। कि जो संतृप्त विलयन होता है वही वास्तव में क्या कहलाएगा? उसका उतनी ही उसकी क्या हो जाएगी? विलेयता कहलाती है। तो इस चीज को अपने दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो विलेयता किन किन चीजों पे निर्भर करेगी? संतृप्त विलयन के बारे में हमने पढ़ा था, उसमें दोनों चीजों पे निर्भर कर रही थी। किसके अंदर? विलेय और विलायक पे, विलेय व विलायक। तो विलायक विलेयता यदि हम बात करें तो विलेयता जो है वो किन किन बिंदुओं पे निर्भर करेगी? विलेय और विलायक की प्रकृति पे निर्भर करती है, इसके तापमान पे निर्भर करेगी, और इसके दाब क्या लगाया जा रहा है, इसकी सांद्रता क्या है, इन सभी चीजों पे ये क्या करती है? निर्भर करती है। क्या? विलेयता विलेय और विलायक की प्रकृति, उसके ताप, दाब आदि पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं इसके अंदर
ठोसों की द्रव में विलेयता। सबसे पहले जो अपने टॉपिक करने जा रहे हैं वो है ठोसों की द्रवों में विलेयता। ठोसों की द्रवों में विलेयता। पहले इस चीज को समझें कि ठोसों की द्रवों में विलेयता होगी कैसे। ऐसी स्थिति के अंदर द्रव की जो मात्रा होगी वह अधिक होगी और ठोस जो होगा वो क्या होगा, कम मात्रा के अंदर होगा। अर्थात कि यह विलेय का काम कौन करेगा, ठोस करेगा, और विलायक का काम कौन करेगा, द्रव करेगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब विलयन के अंदर ठोस जो है वो किसका काम करे, विलेय का काम तो ठोस करे, और विलायक का काम कौन करे, द्रव करता है। तो ऐसी जो स्थिति है उसके अंदर अपने क्या कहेंगे, ठोसों की द्रवों में विलेयता। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं, एक उदाहरण बताना है आपको, एक एग्जाम्पल बताएं जिसके अंदर ठोसों की द्रव में विलेयता, विलेय जो है ठोस हो और विलायक क्या हो, द्रव हो। फिर अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं, एक उदाहरण बताना है जिसके अंदर विलेय जो है वह ठोस हो और विलायक जो है आपका द्रव हो। पीछे मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताया था, आप दैनिक जीवन के अंदर इस एग्जाम्पल को काम में भी लेते हैं। यस, देखिए बहुत से उदाहरण हैं, जैसे शर्करा का जलीय विलयन, नमक का जलीय विलयन आदि। तो इन चीजों को आप रिपीट करते रहें ताकि आपको ये चीजें याद होती रहें धीरे धीरे। फिर अपने बात करते हैं, जब कोई भी विलयन है उसके अंदर ठोस विलेय की भांति कार्य करता है और द्रव किसकी भांति कार्य करता है, विलायक की भांति कार्य करता है। तो एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर एक निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक में कहें या कहें कि द्रव के अंदर घोली जा सकती है या घुल सकती है, वह क्या कहलाएगी, उसकी ठोस की द्रव में विलेयता कहलाएगी। इसके लिए ये वही परिभाषा हो गई कि किसी भी विलयन के अंदर जिसके अंदर विलायक जो है वो द्रव हो और ठोस क्या हो, विलेय का काम करता हो, तो उसके अंदर विलायक के अंदर अधिकतम जो मात्रा ठोस की घोली जा सकती है वही क्या था, आपका संतृप्त विलयन कहलाता है। तो यही उसकी जो परिभाषा हो जाएगी क्या, कि एक निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो किसी विलायक के अंदर या अपने कहीं द्रव के अंदर घोली जा सकती है वही ठोसों की द्रव में विलेयता कहलाती है। इसकी विलेयता को ज्ञात करने के लिए हम 100 ml विलायक में विलेय की जो मात्रा है उसको मापते हैं। तो 100 ml जो विलायक है उसमें विलेय की जो मात्रा है वही क्या कहलाएगी, आपकी ठोसों की द्रव में विलेयता कहलाएगी।
तो इसके अंदर अपने जो मात्रक लेते हैं, इसकी जो इकाई लेते हैं, वो क्या लेते हैं? ग्राम पर 100 ml। क्योंकि 100 ml जो विलायक होगा उसके अंदर विलेय की जो मात्रा है, जो अधिकतम मात्रा भी अपने इसको लिख सकते हैं, विलेय की अधिकतम जो मात्रा घुल सकती है, जो कि किस में होगी? ग्राम के अंदर होगी। तो ग्राम पर 100 ml जो इसकी इकाई रहती है, यूनिट अपनी क्या लेते हैं इसकी? ग्राम पर 100 ml इसकी यूनिट लिया जाती है। इसके बाद में बात आती है आपकी ठोसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठोसों की द्रवों में जो विलेयता है को प्रभावित करने वाले कारक, ठोसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं। सबसे पहली जो बात आती है वह आती है आपकी विलेय तथा विलायक की प्रकृति। यहां यह बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी बात आती है उनकी प्रकृति की, चाहे वो इनऑर्गेनिक के अंदर आती है, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बात अपने करेंगे, वहां आपको ये वाली बात ध्यान में रखनी है कि समान को घोलता है। ये वाली बात यूनिवर्सल बात है, समान को घोलता है। इस बात को आप 5 स्टार बात भी लिख सकते हैं कि समान को घोलता है। अब इस बात को समझिए कि होता क्या है समान को घोलता है। इसका अर्थ ये हुआ, समान का अर्थ यहाँ पे ये है कि जो यौगिक ध्रुवीय होंगे वे ध्रुवीय यौगिकों में घुलने को पसंद करेंगे, और जो अध्रुवीय यौगिक होंगे वे हमेशा अध्रुवीय यौगिकों के अंदर घुलना पसंद करेंगे। इस चीज को भी आप समझ लें। मैंने ये क्या कहा है, इसको इंग्लिश के अंदर यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व लाइक लिखा जाता है। तो देखें, मैंने कहा कि जो समान होंगे, समान कौन होंगे? ध्रुवीय ध्रुवीय, या इसको अपने इंग्लिश में कहते हैं पोलर। और अध्रुवीय अर्थात नॉन पोलर। अब ध्रुवीय और अध्रुवीय में संक्षेप में यहां पे आपको बता देता हूं। जब किसी भी जो यौगिक है उसके अंदर जो उपस्थित दो आपके पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव जो चार्ज आपको दे रखा है, यदि उनकी विद्युत ऋणता के अंदर अंतर नहीं है तो हम कहेंगे कि वो कैसे हैं? अध्रुवीय हैं या नॉन पोलर हैं। यदि उनकी विद्युत ऋणता के अंदर अंतर है तो हम कहेंगे कि वो कैसे यौगिक हैं? ध्रुवीय यौगिक हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, जैसे आपको दिया हो NaCl, इन दोनों की विद्युत ऋणता के अंदर अंतर है तो ये ध्रुवीय विलायक है। इसी तरह से H2O, ये भी क्या हो गया? ध्रुवीय विलायक होगा। अध्रुवीय के अंदर हम कह सकते हैं जैसे N2H2O2, ये सभी क्या हो गए? अध्रुवीय यौगिक हो जाएंगे। ठीक है, यदि कोई ध्रुवीय यौगिक है तो वह ध्रुवीय यौगिक के साथ मिलाया जाए तब वह आसानी से घुल जाएगा। यदि एक ध्रुवीय पदार्थ हो और दूसरा अध्रुवीय पदार्थ हम लेंगे तो उनकी जो विलेयता है वो क्या होगी? कम होगी। यदि समान है दोनों तो उनकी विलेयता क्या होगी? ज्यादा होगी। दूसरी बात आती है ताप का प्रभाव।
दूसरा पॉइंट आता है आपका ताप का प्रभाव। क्या आपने लिख सकते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठोसों की द्रवों में जो विलेयता होती है उसमें ताप जो है उसका प्रभाव रहता है, अर्थात तापमान से ये क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं। ये वाली इसकी जो विलेयता है वो क्या होगी, प्रभावित होगी। कैसे प्रभावित होगी उस चीज को अपने समझ लेते हैं। यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत सी बार अपने पढ़ेंगे कि तापमान को अपने यदि बढ़ाते हैं तो विलेयता क्या होती है, घटती है। और कुछ समय कई बार विलेयता क्या है, बढ़ती है। इस चीज को समझें कि ऐसा क्यों होता है। कई बार विलेयता कम होगी और कई बार बढ़ेगी, ऐसा क्यों होता है इस चीज को अपने समझ लेते हैं। एक साइंटिस्ट हुए हैं लास एटलिए, एक नियम दिया था इन्होंने जिसको कहते हैं लास एटलिए का नियम। ये नियम हालांकि आपने 11वीं क्लास के अंदर पढ़ा था, फिर भी मैं इसको रिपीट कर देता हूं। उन्होंने ये कहा था, लास एटलिए जो थे उन्होंने एक नियम दिया था, इक्विब्रिलियम जो आपने पढ़ा था लास्ट ईयर, उसके अंदर ये वाली बात उन्होंने कही थी कि किसी भी जो विलियन है या कोई भी यौगिक है जिसका साम्यावस्था जिसके अंदर स्थापित हो चुकी है, साम्यावस्था पर सांद्रता, ताप और दाब, इन तीनों के प्रभाव को बताने के लिए इन्होंने एक नियम दिया था और इन्होंने कहा था कि साम्य उस दिशा की ओर अग्रसर होता है जिस ओर किए गए प्रभाव को नष्ट किया जा सकता है। साम्य उस दिशा की ओर प्रभाव बढ़ेगा जिस ओर ये जो अपने बदलाव कर रहे हैं उसके प्रभाव को अपने नष्ट कर सकते हैं। तो इस चीज को समझिए, तापमान के प्रभाव को अपने कैसे करेंगे इस चीज को। यदि कोई भी अभिक्रिया आपकी है उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, अर्थात विलेय और विलायक को मिलाने पर ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, एनर्जी उसके अंदर क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, पहले से हमें ताप क्या हो रहा है, उष्मा के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो यदि उष्मा क्षेपी जो अभिक्रिया होगी या एक्सोथर्मल जो रिएक्शन जो होगी, एक्सोथर्मल जो रिएक्शन होगी उसके अंदर यदि अपने तापमान को बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या होगी, विलेयता घटेगी। विलेयता क्या होगी, घटेगी। कैसे घटेगी, क्योंकि पहले से तापमान क्या है, बढ़ा हुआ है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी ए और बी मिलके सी विलियन बना रहे हैं, द्विअंगी है, ए और बी मिलके सी कोई विलियन का निर्माण कर रहे हैं। यहां यदि एनर्जी हमें प्राप्त हो रही है, जैसे ही अपने तापमान बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन प्रारंभ हो जाएगी, अर्थात विलेयता क्या होगी, घटेगी। दूसरी चीज देखें, यदि कोई रिएक्शन आपकी है एंडोथर्मल, एंडोथर्मल या उष्मा शोषीय अभिक्रिया हो, उष्मा शोषीय अभिक्रिया के अंदर क्या होगा कि यदि इसी एग्जांपल को मैं दोबारा ले लूं कि कोई दो ए व बी पदार्थ हैं, इनको एनर्जी दी गई और ये एक सी विलियन का निर्माण कर रहे हैं, तो यहां पहले से एनर्जी अपनी इसको दे रहे हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर यदि अपने तापमान को बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाने पर क्या होगा, अभिक्रिया अगर दिशा में बढ़ेगी, अर्थात इसकी विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी, विलेयता भी बढ़ेगी। इसके विपरीत यदि मैं कहूं कि उष्माक्षेपीय अभिक्रिया के अंदर तापमान को यदि अपने घटाएंगे तो विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। उष्माक्षेपीय अभिक्रिया के अंदर तापमान इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ और यहां पे जो है एंडोथर्मल रिएक्शन के अंदर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अर्थात
ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए यदि तापमान बढ़ाओगे तो विलेयता बढ़ेगी, और यदि तापमान को घटाओगे तो विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये आपका ठोसों की द्रवों पे विलेयता पे ताप का प्रभाव था। इसमें यदि आप कुछ एग्जाम्पल भी अपने कर लेते हैं, जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए जो एग्जाम्पल रहते हैं वो आपके रहते हैं जैसे NH4, NO3, इनकी जल के अंदर यदि अपने विलेयता करते हैं तो ये ऊष्माक्षेपी जो पदार्थ होंगे जिसके अंदर ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। और दूसरा यदि अपने उदाहरण करना चाहें, जैसे CaO है, CaCO3 है, ये सभी उदाहरण क्या हो जाएंगे, आपके एक्सोथर्मल हो जाएंगे। ये अपने रिवर्स लिख लिया, ये जो है ये आपके ऊष्माक्षेपी के हैं और ये क्या आपके ऊष्माशोषी अभिक्रिया के उदाहरण हो जाएंगे। फिर जो बात आती है, तीसरी चीज आती है इसके अंदर, दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तीसरा जो प्रभाव रहता है वो प्रेशर का रहता है, या अपने कहें दाब का प्रभाव। आपने द्रव और ठोस दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ रखा है। आप मेरे को ये बताएं, द्रव या ठोस, उनके अंदर संपीड्यता का जो गुण होता है वो दोनों में से किसमें अधिक होता है, या मैं ये कहूं कि संपीड्यता का जो गुण है वह ठोस, द्रव या गैस तीनों में सबसे अधिक किसमें होता है? मुझे कमेंट बॉक्स में ये आंसर दें। संपीड्यता होता है किसी भी चीज को दबाए जाने की प्रवृत्ति। यस, कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे आंसर दें। बिल्कुल, रुचि का बिल्कुल सही है। सर्वाधिक जो संपीड़ित होगा वो कौन होगा? गैस होगा, क्योंकि उनके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, उनके अंदर दबाए जाने की उनको क्षमता होती है। तो यहां हमने बात कर रहे हैं ठोस और द्रव। ठोस असंपीड्य होते हैं, द्रव के अंदर बहुत कम वो संपीड्यता का गुण रखते हैं, इसलिए ठोसों की जो द्रवों में विलेयता होती है उसके अंदर अधिकतर जो है सामान्यतः दाब का जो प्रभाव, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि द्रव व ठोस दोनों ही, मैं इनको असंपीड्य लिख रहा हूं, असंपीड्य होते हैं। इसलिए क्या होता है कि दोनों का ही कोई भी प्रभाव यहां नहीं रहता। फिर दूसरी बात आती है आपकी गैसों की द्रवों में विलेयता। पहले हमने ठोसों की द्रवों में विलेयता पढ़ी, उनके तीनों प्रभाव पढ़े हैं। अब अपने कर रहे हैं गैसों की द्रवों में विलेयता। गैसों की द्रवों में विलेयता। अब आप मुझे बताएं कि गैसों की द्रवों में विलेयता होगी, इसमें विलेय कौन होगा और विलायक कौन होगा? गैसों की द्रवों में विलेयता पहले हमने पढ़ी थी ठोसों की द्रवों में विलेयता। तो यहां पे बिल्कुल विलेय जो पदार्थ होगा कौन होगा? गैस होगी, और विलायक कौन होगा? द्रव होगा। अर्थात जब किसी विलयन के अंदर बिल्कुल आपका सही है आंसर, ये विलेय जो है वो गैस होगी और विलायक किसके रूप में होगा? द्रव के रूप में होगा। तो ऐसी जो स्थिति होगी उसके अंदर अपने कहते हैं कि जो गैसें हैं उनकी विलेयता अपने इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो यहां क्या होता है कि अधिकतर जो गैसें हैं एक निश्चित तापमान पर
जो गैसें हैं वह किसके अंदर विलय रहती हैं? द्रवों के अंदर विलय रहती हैं। बहुत कम मात्रा के अंदर जो है ये गैसें इनके अंदर मिल पाती हैं, परंतु जैसे अपने सामान्यतः देखते हैं जो जल है उसके अंदर विभिन्न प्रकार की गैसेज हमें मिली हुई रहती हैं, जैसे ऑक्सीजन हुई, ये गैसें इसके अंदर कुछ मात्रा के अंदर डिजॉल्व रहती हैं, घुली हुई हमें मिलती हैं। सबसे पहले ये जो बात है इस चीज को यहां जो होता है कि गैसें जो है द्रवों के अंदर जब घुलती हैं या वो विलय हो जाती हैं, ये वाली चीज जो है इसका अधिशोषण गुणांक कहलाता, अवशोषण गुणांक कहलाती है, अवशोषण गुणांक कहलाती है। क्या वाली चीज कि विलायक के अंदर या द्रव के अंदर गैसों का जो घुलने की प्रवृत्ति है उसको अपने अवशोषण गुणांक के द्वारा ज्ञात करते हैं। और इस अवशोषण गुणांक को सर्वप्रथम जिस साइंटिस्ट ने बताया था उनका नाम है बुनसेन। बुनसेन नामक एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने सर्वप्रथम क्या बताया, अवशोषण गुणांक के द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं, गैसों की द्रवों में विलेयता को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी निश्चित ताप पर, वायुमंडलीय दाब पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस का सामान्य ताप व दाब पर निकाला गया जो आयतन है वही उसका क्या कहलाता है, अवशोषण गुणांक कहलाता है। अर्थात किसी निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर एक एटीएम मैं लिख रहा हूं, एक वायुमंडलीय एटमॉस्फेयर प्रेशर एटीएम दाब पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस का एनटीपी, एनटीपी का मतलब होता है सामान्य ताप व दाब, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर निकाला गया जो अवशोषण गुणांक है, अवशोषण निकाला गया जो आयतन होगा उसको अपने क्या कहेंगे, निकाला गया आयतन ही क्या कहलाएगा, अवशोषण गुणांक कहलाता है, कहलाता है। इस चीज को समझें कि कोई भी निश्चित जो टेम्परेचर होगा उसके ऊपर एक एटीएम जो दाब होगा, एक वायुमंडलीय जो दाब होगा, पर विलायक के इकाई आयतन के अंदर एक निश्चित आयतन ले लें, या जैसे अपने कहें कि 1 लीटर है में घुली हुई जो गैस होगी उसका सामान्य ताप व दाब पर निकाला गया जो आयतन होगा वही क्या होगा, उसका अवशोषण गुणांक कहलाता है। ये जो अवशोषण गुणांक होता है इसको अपने अल्फा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अल्फा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इसको यदि अपने निकालते हैं तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एनटीपी पर किसी भी गैस की विलेयता यदि अपने निकालनी है, गैस की विलेयता यदि अपने को निकालनी है उसको अपने निकाल सकते हैं क्या, अल्फा अपॉन 22.4। इस फॉर्मूले के द्वारा हम किसी भी गैस के लिए क्या निकाल सकते हैं, उसकी विलेयता ज्ञात कर सकते हैं। फिर बात आती है कि गैसों की जो द्रवों में विलेयता होती है उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये वाली जो बातें मैं अभी आपको बता रहा हूं ये थ्योरी पोर्शन है इसका। उसके बाद में ये बातें यदि अपने को पता होंगी तभी अपने आगे के जो लेसन के टॉपिक हैं उनको अपने कंप्लीट कर सकेंगे। गैसों की द्रव्यों में विलेयता को प्रभावित करने वाले
वाले कारक तो सबसे पहले वही है कि कोई भी द्रव है उसके में गैस की जो विलेयता की प्रकृति है वो निश्चित इस प्रकृति पर निर्भर करती है, अर्थात सामान्य ताप पर जो है कि कौन सा पदार्थ वो बना रहा है। यदि वो आयनिक पदार्थ बना रहा है या उनके आयन बन रहे हैं या ध्रुवीय विलायक है, ध्रुवीय विलायक यदि है तो वह यदि ध्रुवीय विलयन के अंदर घुल रहा है तो वो आसानी से घुल जाएगा। यदि अध्रुवीय विलायक है तो वह अध्रुवीय विलायक के अंदर घुलना ही पसंद करता है। तो सबसे पहली बात वही आ जाती है, क्या? विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। यदि विलायक आपका कैसा है, अध्रुवीय है तो अध्रुवीय में घुलना पसंद करेगा, और यदि ध्रुवीय है तो ध्रुवीय में घुलना पसंद करता है। जैसे मैं कहूं HCl जो गैस है उसको यदि अपने H2O के अंदर घोलते हैं तो HCl कैसा विलायक है, विलेय है आपका ध्रुवीय विलेय, और यहाँ पे ये विलायक कैसा है, ये भी ध्रुवीय है, अर्थात दोनों ही कैसे हैं, पोलर हैं। तो दोनों पोलर हैं तो आसानी से ये क्या हो जाएंगे, आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे, घुल जाएंगे। दूसरा इसी के अंदर देखें, यदि अध्रुवीय यदि अपने इसके अंदर विलायक ले लें, यहाँ यदि कोई कार्बनिक पदार्थ ले लें तो वह क्या होगा, आसानी से इसके अंदर घुल नहीं पाता। दूसरी चीज देखें, दूसरा इसका जो रहता है वह रहता है ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसके अंदर देखिए, जब भी किसी गैस के अंदर द्रव को घोला जाता है तो उष्मा यदि मुक्त होती है तो गैसों की द्रव्यों में विलेयता क्या होगी, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया ऐसी होगी। पहले जैसे हमने पढ़ा कि यदि तापमान बढ़ रहा है उष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो, या आपने कहें कि एक्सोथर्मल रिएक्शन हो, या उसे हम लिख सकते हैं उष्माक्षेपीय अभिक्रिया। उसके अंदर पहले से ही तापमान क्या है, अधिक है, अधिक तापमान है तो तापमान को और बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या होगी, घट जाएगी। इसके विपरीत यदि टेम्परेचर को घटाएंगे तो विलेयता बढ़ जाएगी। उसी प्रकार से दूसरा जो इसका रहता है प्रकार, वो क्या रहता है, एंडोथर्मल रिएक्शन या उष्मा शोषी अभिक्रिया। इसके अंदर यदि अपने तापमान को बढ़ाएंगे तो विलेयता भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और यदि तापमान को घटाएंगे तो विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। दूसरा दो प्रभाव इसके अंदर हमने कर लिए। तीसरा जो इसका प्रभाव रहता है वह रहता है दाब का प्रभाव। और यहाँ पे आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है, यदि अपने तापमान को बढ़ाते हैं और विलेयता क्या हो जाती है, घट जाती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपने कई बार महसूस किया होगा कि कई बार यदि कोई जल है उसके अंदर थोड़ी स्मेल आ रही है, बदबूदार यदि जल हमें प्राप्त हो, हम उसको क्या करते हैं, उबालते हैं। उबालने पे क्या होगा, उसके अंदर जितनी भी गैसेस जो घुली हुई हैं जिसकी दुर्गंध हमें आ रही है, तो उबालने पे क्या होगा, तापमान बढ़ेगा और विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, अर्थात उसके अंदर जो भी गैसेस मिली हुई है वो क्या हो जाएंगी, उसमें से निकल जाएंगी, ताकि वो क्या हो जाए, पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती हैं, अर्थात उसमें से गैसेस जो हैं वो निकल जाती हैं। कल जो है हम इसी का आगे का पार्ट पढ़ेंगे जो कि होगा दाब का प्रभाव। वहां बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहेगा, कल वाली क्लास आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। कल अपने करेंगे हेनरी लॉज, और या अपने कहें कि दाब का प्रभाव किसके अंदर, गैसों की द्रव्यों में विलेयता पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।